आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट का। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और ये आपको मिलेगा पार्ट नंबर 3 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इसको फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है बेसिक राइट, जो आपके सर्वाइवल के लिए आपको ये राइट चाहिए और ये राइट जरूरी होती है, वो होता है फंडामेंटल राइट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई पार्ट्स हैं, तो पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक पार्ट नंबर 3 है और ये इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर बेसिक जानकारी थोड़ा सा और देना चाहूँगा। एक पहला बात तो फंडामेंटल यानी बेसिक नेचर में होते हैं और आपके लिए, आपके सर्वाइवल के लिए ये राइट्स ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। अब पहले ओरिजिनली अगर हम बात करें तो इस फंडामेंटल राइट में 7 पार्ट होते थे, लेकिन उसके बाद में एक पार्ट को रिमूव कर दिया गया, तो टोटल 6 पार्ट हैं और वो पार्ट रिमूव किया गया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके 300A में इसको डाल दिया गया। तो अब यहाँ पर टोटल 6 पार्ट हैं, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ओरिजिनली पूछेगा तो 7 पार्ट होंगे, बट ये पार्ट हटा दिया गया, इसलिए अब 6 पार्ट हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 से हटा दिया गया। तो फंडामेंटल राइट होता है क्या है, तो एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है, गारंटेड टू ऑल सिटीजन, और कुछ केसेस में नॉन सिटीजन को भी मिलता है। जैसे हमको पता होगा कि कुछ राइट सिटीजन के लिए ही होते हैं सिर्फ, और किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ राइट ऐसे होते हैं जो नॉन सिटीजन भी पा सकते हैं, समझा नहीं, फॉरेनर को भी अवेलेबल होता है। ओके, तो बेसिकली ये राइट ज़रूरी क्यों है, ताकि आपकी डिग्निटी इंश्योर हो सके, इक्वालिटी मेंटेन हो सके, आपको फ्रीडम मिल सके, और इसके साथ में ये जस्टिसिएबल भी होता है। इट मीन्स अगर किसी आर्बिट्रेरी एक्शन से या फिर किसी अन्य एक्शन के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट आपसे ये राइट्स छीनती है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके जा सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 का यूज़ करके आप आसानी से जा सकते हैं और इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। डीपीएसपी में आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, अब पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। इसमें आपके जो बेसिकली आर्टिकल आते हैं 14, 15, 16, 17 एंड 18, टोटल 5 आर्टिकल इसमें आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इस पार्ट का नाम है राइट टू इक्वालिटी। यानी जिसमें जितने भी इसमें 5 आर्टिकल हैं वो यहाँ पर इक्वालिटी को शो करेगा और लोगों को इक्वल फ्रंट पर लाने की कोशिश करता है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल नंबर 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स अगर 2 बंदे ने एक टाइप का क्राइम किया है तो उसको सज़ा भी एक टाइप की ही मिलेगी। मतलब जो भी मान लो कि 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है तो दोनों को 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा अगर उन्होंने सेम क्राइम की हो। मतलब लॉ के सामने सारे लोग इक्वल होंगे। समझ में आया? ओके, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, इन सब के लिए कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड किया जाता है, बट वो सर्टेन केसेस में होते हैं। ये एक डीप टॉपिक है। अगर आपको वीडियो चाहिए देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कि अगर 2 बंदे हैं या कोई भी इंसान है जिसने सेम टाइप क्राइम कमिट किया हो तो सबको जो भी उसके पीनल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को 5 साल मिलेगी तो किसी को 20 साल मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। सेम क्राइम है तो उसके सामने सारे लोग इक्वल हैं। तो ये क्या इंश्योर करता है, तो इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ओके, अब ये जो राइट्स हैं ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों को अप्लाई होगा, लेकिन आपको याद रखना है कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन कोई कानून बनाकर किया जा सकता है और या कोई ऐसा एक डिस्क्रिमिनेशन जो बिना कानून के किया जाए। ठीक है, ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन भी इसको बोल सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से अगर कुछ किया जाता है तो ये भी क्या होगा, आर्बिट्रेरी एक्शन होगा, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 15। ये भी डिस्क्रिमिनेशन की ही बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट किस ग्राउंड पर, क्योंकि ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो होना है वो रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, टोटल कितने हो गए 5। ये 5 पैरामीटर ऐसे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5। इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखनी है कि सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बाकी अगर कोई ग्राउंड है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये अफर्मेटिव एक्शन को अलाउ करता है। इट मीन्स ST, SC, OBC, वुमेन्स, इन सब के लिए स्पेशल प्रोविजन
बनाया जा सकता है और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15, जिसमें कितने ग्राउंड मेंशन है, तो 5 ग्राउंड ऐसे मेंशन है जिनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ओके, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 16 पर। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है भैया? आर्टिकल नंबर 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बट एक बात याद रखना है कि जो भी राइट्स आपको मिले हैं कुछ एक्सेप्शन के साथ मिले हैं, उसी तरह ये भी राइट है। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ये है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके, लेकिन ये भी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए परमिट करता है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हुआ कि कोई एक फॉर्म निकला है जिसमें ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रहा है। अगर ग्रेजुएशन मांग रहा है और वो किसी भी जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनके द्वारा वो कैंडिडेट बार नहीं है और वो एक एज एलिजिबिलिटी भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो किसी भी ग्राउंड पर उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। राइट, आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी है। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। सिंपल सी बात है, ये क्या है? अनटचेबिलिटी को इलीगल करार देता है। छुआछूत जिसको कहते हैं, कि क्या कहते हैं भैया? छुआछूत। ओके, मतलब पहले के ज़माने में कास्ट डिस्टिंक्शन के कारण ऐसा होता था कभी कभी, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसको इलीगल करार दे दिया गया। अब इसके लिए इन्फोर्स कराने के लिए एक लॉ बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ओके, बाद में इसका नाम भी बदला गया। तो इस लॉ में कहा गया कि अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको इस कानून के अंतर्गत सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो मतलब अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना इज कम्प्लीटली बैन प्रोहिबिटेड। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 की। आप देखेंगे कि जितने भी सारे आर्टिकल हैं इसमें इक्वालिटी की बात की जा रही है, चाहे 15 हो, 16 हो, 17, 18 हो। इसमें टाइटल्स का अबोलिशन बताया गया है कि आप टाइटल्स नहीं लगा सकते अपने प्रीफिक्स में, नाम के प्रीफिक्स में, लेकिन कुछ जैसे एकेडमिक जो होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह हो गया, इन सब का, मिलिट्री वाले हो गए, ये सब लगा सकते हैं, बट जनरली वैसे आप नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया? तो ये मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर जैसे सर हो गया, राय बहादुर राय हो गया, ये सब आप नहीं लगा सकते, जो पहले राजा महाराजा लोग लगाते रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी लोगों को, जो कॉमन पीपल हैं या फिर जो बड़े लोग हैं, राजा महाराजा जिससे पहले होते थे, उन सबको एक कॉमन फ्रंट पर ला सके, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आप समझ गए कि इसमें सब में इक्वालिटी की बात की गई है। अब आता है पार्ट नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। अब जितने भी इसमें आर्टिकल होंगे 19, 20, 21, 22 यानी 4 आर्टिकल हैं इसमें। अब जितने भी आर्टिकल होंगे इन सब में बात किया जाएगा फ्रीडम के बारे में। अब आर्टिकल 19 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पार्ट में, और यहाँ पर 6 फ्रीडम दिए गए हैं और सिर्फ सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है क्या फ्रीडम? तो पहला बात, आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पहला होगा। दूसरा, आप इकट्ठे हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, आप कहीं भी विद इन इंडिया मूव कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हो, किसी भी टाइप का प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप गांजा उगाने लग जाओ या जो भी प्रोहिबिटेड है ऐसा कोई ट्रेड प्रैक्टिसेस आप करने लग जाओ। मैंने जैसा पहले बताया कि जितने भी आर्टिकल्स हैं मोस्टली दे कम्स विद एक्सेप्शन। राइट नाउ, इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। एक बात याद रखना है कि जो ग्राउंड 19 में मेंशन है, इसी ग्राउंड पर ही केवल ये रेस्ट्रिक्शन लगेगा। और क्या है? सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर स्टेट, या फिर किसी फॉरेन रिलेशन की बात की जाए, इन सब में अगर कुछ भी आप इधर उधर करते हैं तो फिर आपका राइट छीन लिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। ओके, नाउ इसमें 2 हैं, 20 में 2 हैं। एक है नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, और एक पार्ट और है, यानी 3 पार्ट है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, जब मैंने कोई एक क्राइम कमिट किया तो उस क्राइम के लिए जो सज़ा थी मैक्सिमम वो 5 साल थी। कितना थी? 5 साल थी। लेकिन ट्रायल होते होते क्या हुआ कि ये बाद में कानून बदल गया, चेंज हो गया, जो लॉ था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब चेंज होकर ये 10 ईयर्स इसकी सज़ा हो गई। 10 ईयर्स तो हो गई, लेकिन जब मैंने क्राइम किया था तब वो सिर्फ 5 साल उसमें सज़ा थी। तो हमको किस रूल के अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग हमको सज़ा मिलनी चाहिए? 5 ईयर्स, ना कि 10 ईयर्स। ये होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो डबल जियोपार्डी, अब एक बार मैंने 5 साल निकाल लिए, ठीक है, अब बाद में आओ कहो नहीं ये 10 साल था, ओके 10 ईयर्स का, तो 5 साल अब आपको और को जेल में काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही क्राइम के लिए, अगर क्राइम आपका एक है जिसकी सज़ा आप काट चुके हैं, तो 2 बार आपको सज़ा नहीं मिलेगी। एंड नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आप खुद के लिए स्वयं गवाही नहीं बन सकते। जैसे क्या होता है, पुलिस लोग टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है। तो टॉर्चर करते हैं, क्या होता है, गुनाह कबूल करो कि हाँ हमने ये क्राइम कमिट किया है, तो फिर आप कबूल कर लेते हैं, फिर वो वही यूज करते हैं।
ऐसा नहीं कर सकते। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने खिलाफ स्वयं गवाह नहीं बन सकते, सिंपल सा मीनिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, नाउ नो पर्सन शैल बी deprived ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by law. दिस इज द फेवरेट स्टेटमेंट ऑफ द यूपीएससी। ओके, लॉ अगर बना है तो आपकी लाइफ या लिबर्टी छीनी जा सकती है। अगर कोई ऐसा लॉ नहीं है तो फिर कुछ भी आपका नहीं हो सकता। आई मीन लिबर्टी, जो भी आपके लाइफ के डिसीजन है वो कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब इसमें बहुत सारे टाइम टू टाइम राइट इंक्लूड किए गए हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सारे फंडामेंटल राइट हैं। मतलब अगर आपको ये राइट नहीं मिलते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और इसको इन्फोर्सेबल बना सकते हैं। एक और आर्टिकल है 21A, ज़रा मुझे बताना किस अमेंडमेंट के थ्रू और किस ईयर में ये ऐड किया गया था। ये राइट टू एजुकेशन, ये कहता भी है ये पहले फंडामेंटल राइट में था लेकिन अब इसको डीपीएसपी में था, अब इसको फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बना दिया गया ताकि हम इन्फोर्स करा सकें। सिंपल सी बात है, 16 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी शिक्षा दी जाएगी। एज ग्रुप याद रखना है। ओके, कहीं पर 18 मेंशन हो जाता है तो थोड़ा सा सतर्क रहना है एमसीक्यू में अगर, तो आपके लिए अच्छा होगा। आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, अब एक होता है अरेस्ट, जब आपने कोई क्राइम किया हो तब आपको अरेस्ट किया जाए तो होता है अरेस्ट, और एक होता है डिटेंशन। डिटेंशन मीन आपको क्राइम करने से रोकना। क्या है? क्राइम करने से पहले रोकना कि आप क्राइम ना कर पाएँ। अगर आपका कोई इंटेंशन है तो आप क्राइम ना कर पाएँ। ओके, अब कुछ इसमें है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका अरेस्ट इसलिए हुआ है कि आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो फिर कुछ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब किस क्राइम के लिए या किस वजह से आपको अरेस्ट किया गया आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपका राइट है कि आप अपने लॉयर से बात कर सकते हो। आपके पास ये भी राइट है कि आप 24 आवर्स के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ओके, बट अगर ही प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ये सारी राइट्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हैं, जैसे कुछ बोर्ड होते हैं, अगर आपको सर्टेन टाइम के बाहर में रखना है तो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है और आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं ग्राउंड, बट वो अगर देश हित में ना हो, आई मीन देश हित में हो कि हाँ हम इन्फॉर्म नहीं करना चाहते, हमारे पब्लिक सेफ्टी या फिर हमारे देश की सेफ्टी के लिए खतरा है, तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। ये होता है आर्टिकल नंबर 22। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट डू थिंक आर्टिकल 17 शुड इंक्लूडेड इन दिस पार्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? व्हाट डू थिंक? जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो इसमें है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। एक बार मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, 23 और 24 ये दो आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर इसको प्रोहिबिट किया गया है, जिसमें बेगार नहीं करवा सकते, मतलब फ्री में आप किसी से काम नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। अगर कोई फॉरनर आपके देश में आता है और आप उसको ज़बरदस्ती बेगार करवाते हैं या फोर्स लेबर करवाते हैं तो उसको भी ये राइट है कि आप नहीं करवा सकते। ओके, अब आर्टिकल नंबर 24 की बात करते हैं तो इसमें चाइल्ड लेबर की बात की गई, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह बेगार फोर्स लेबर की बात की गई थी, इसमें चाइल्ड लेबर की बात की गई है। 14 ईयर्स से कम हजारडस जॉब नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने घर का काम जो उनके लिए हजारडस ना हो घर का काम कर सकते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे हैं जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी अपना काम कर सकते हैं, घर के काम में हाथ बटा सकते हैं। तो ये था उसमें। बाकी आप ज़बरदस्ती बच्चों को कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई जॉब नहीं कराएंगे जिससे उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट हो, उनकी एजुकेशन को इम्पैक्ट हो, इन सब का इम्पैक्ट पड़े। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें 25, 26, 27 एंड 28 4 आर्टिकल हैं जो रिलीजन से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 25 कहता है आप किसी भी टाइप का जो भी आपका मन हो आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ में है फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट रिलीजन, बट यहाँ प्रोपेगेट का मतलब कन्वर्जन नहीं है, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कन्वर्जन के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, अपना रिलीजन आप प्रोपोगेट कर सकते हो। अब ये जो वर्ड है ना प्रोपोगेट रिलीजन, ये बहुत वाइडर मीनिंग रखता है। अगर इस पर हम डिबेट करने को आएँ तो इसमें एक अच्छा खासा डिबेट हो सकता है। अब इसमें डिबेट करने में जैसे कुछ सुपर स्टिशियस थिंग भी आ जाती है, राइट, वो भी अगर कहें तो रिलीजन से रिलेटेड होती हैं जो शुरू से चलती आ रही होती हैं। अब उसमें अगर आपको प्रोपोगेट है रिलीजन तो फिर उसके खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं, राइट, बहुत सारी इसमें हो सकती है। तो इस वर्ड पर ज़रा फोकस करिएगा और सोचिएगा कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो 25 में क्या था, किसी भी रिलीजन का प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना, प्रोपोगेट करना विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी प्रोहिबिशन।
आर्टिकल 26 कहता है रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना, मतलब जो भी ग्रुप हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो हो, वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। बट एक बात याद रखना है कि कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार बना सकती है, अगर कुछ उसको ऐसा लगता है कि हाँ इस तरह नहीं, इस तरह चलना चाहिए। हाँ, कुछ बेसिक होते हैं जिसमें सरकार नहीं उलझ सकती, लेकिन जैसे मान लो कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए रूट बन सकता है। अब आर्टिकल नंबर है 27, नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, नो कंपलसरी टू पे टैक्स फॉर रिलीजियस पर्पजेज, बट इसमें फ़ी जो लिया जाता है वो आप ले सकते हो। सिंपल से इसका मतलब क्या, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते। तो जो आप टैक्स पे करते हो, जो आप टैक्स पे करते हो, उसका यूज अगर गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए करती है तो ये नहीं कर सकती। किसी भी रिलीजन, आई एम टेलिंग यू, जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग, किसी भी रिलीजन के लिए आपका टैक्स यानी टैक्स पेयर का पैसा नहीं यूज हो सकता ताकि आप उस रिलीजन को प्रमोट कर सकें। स्टेट हैज़ नो रिलीजन, ओके। और इसके रिलीजियस पर्पजेस के लिए कोई भी टैक्स पे करना भी ज़रूरी नहीं है, यानी जो मठ होते हैं या जो मंदिरें होती हैं बड़ी बड़ी, इन पर टैक्स नहीं लगता है, या फिर जो मस्जिद होती हैं, आई मीन जो भी उनके होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, ओके। अब है आर्टिकल नंबर 28 की फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। नाउ सिंपल सा बात है, अगर कहीं भी आपको चाहे सेमी चाहे फुली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, सिंपल सी बात, ओके। अगर कोई रिलीजन से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बता सकते हैं, लोगों को लुभा सकते हैं जैसे आजकल चल रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलें, और इसके साथ में अगर वो स्टेट फंडेड है तो अलाउड नहीं है। पार्ट 5 आता है कल्चर और एजुकेशन राइट। दो आर्टिकल हैं 29 और 23, ये बेसिकली माइनॉरिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्क्रिप्ट को और कल्चर को। लेकिन एक बात याद रखना है, याद क्या रखना है, सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं इंक्लूडेड है इसमें, इसमें मेजॉरिटी भी इंक्लूडेड है। अगर कोई ग्रुप मेजॉरिटी में है तो क्या उसकी लैंग्वेज, उसका स्क्रिप्ट नहीं मतलब प्रोटेक्ट होना चाहिए? ऐसा नहीं है, तो उसका भी होना चाहिए राइट, उसका भी कल्चर प्रोटेक्ट होना चाहिए, यस। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी, दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। अब आर्टिकल 30 में आता है, इसमें माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए रहेगा। तो अपना वो माइनॉरिटी, जैसे आप देखे होंगे कि स्कूल कॉलेज ऐसे बनते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज भी कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। एन अम्बेडकर calls this article heart and soul of the constitution because it provide you to file a writ in the Supreme Court by using article 32 if you think that your fundamental rights basically violated, okay. So term by B.R. Ambedkar as heart and soul of the Indian constitution, and it provides the right to move the Supreme Court for enforcement of the right. But remember one important point कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए जा सकते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं जा सकते, अन्य के लिए। जबकि 226 जो आर्टिकल है, आप हाई कोर्ट में किसी भी, चाहे फंडामेंटल राइट हो, कोई कॉमन लॉ हो, किसी भी राइट के वायलेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब राइट क्या क्या है, तो हैबियस कॉर्पस है पहला। हैबियस कॉर्पस मतलब अगर बिना इन्फॉर्म की और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, बंदी बना लेती है, ठीक है। ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में नहीं होना चाहिए, या कोई भी आपको बंदी बना लेता है, कुछ भी होता है, और 24 आवर्स के अंदर अगर मान लो पुलिस ने किया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं करता है, राइट, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पुलिस को कहेगा भाई ढूंढ लेकर आओ, मतलब हैव द बॉडी, मुझे बॉडी चाहिए, जिस भी बंदे का अरेस्ट हुआ है, उसको बंदी बनाकर रखा गया है, वो मुझको चाहिए। मैंडमस क्या होता है? मैंडमस ये होता है अगर कोई कर्मचारी है, जैसे जो टीचर होते हैं सरकारी स्कूल के टीचर, अगर वो सही से पढ़ाते नहीं तो फिर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, वो पढ़ाने लग जाएंगे। प्रोहिबिशन मतलब होता है जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को आदेश जारी करता है, अगर वो किसी भी केस में वर्क कर रहे हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ उसके डोमेन के बाहर है तो रोक लगा सकता है। अब ये प्रोहिबिशन से रोक लगाएगा, सर्स्योररी ये रोक भी लगाएगा और इसके साथ में ट्रीटमेंट भी देगा, मतलब इसका समाधान भी बताएगा। को वारंटो ऐसा है कि भाई सिंपल सा है, जो भी डॉक्टर मान लो एक सर्जन है जिसको सर्जरी करने की अथॉरिटी है, अगर कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आता है जिसको सर्जरी करने की अथॉरिटी नहीं है, अगर वो सर्जरी करता है, समझ में आ रहा, तो आप को वारंटो यूज़ कर सकते हैं। बट ये पब्लिक के लिए ना कि प्राइवेट के लिए, इतना याद रखना। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जो उसका अधिकार नहीं वो भी वो कर रहा है तो आप को वारंटो कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 12 और उसमें 13 में स्टेट
की डेफिनेशन दी गई है 12 में, और 13 में दिया गया है कि जो भी लॉज फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगे, मींस फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, इनवैलिड दे दिया जाएगा। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वाइज। आर्टिकल नंबर 32 है डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने अभी डिस्कस किया। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, कंपैरिजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और आर्टिकल है, आर्टिकल 33 से 35, तो बेसिकली आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, इन सबसे रिलेटेड है, क्योंकि उन सबके राइट्स को कम कर दिया जाता है ताकि वो देश की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इधर उधर शेयर ना कर सकें, या फिर कुछ ऐसा मतलब डिमांड ना कर सकें हमारा ये राइट है। नहीं है भाई, आप एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन निभा रहे हैं, आई मीन एक इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, देश की डिफेंस है आप डिफेंस कर रहे हैं, तो आपको उतनी राइट नहीं मिल सकती ना। आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द डिफेंस ऑफ इंडिया, यू आर प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया, राइट। सो क्या है कि उनके राइट को कम कर दिया जाता है, ये सारे इसमें है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये यूएस में एक यूएस बिल ऑफ राइट्स है, उससे इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 21 मोस्ट एक्सपेंडेड और इंपॉर्टेंट है मॉडर्न कंस्ट्रक्ट में। राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी आर्टिकल 300A में जा चुका है। अब कुछ दो ही आर्टिकल हैं 20 और 21 जो कभी भी खत्म नहीं होते, ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये आर्टिकल 19 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अगर लगाया जा सकता है आपके क्या है फ्रीडम पर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, then also let me know in comment section, right? So if you have not subscribed at my channel, please make sure that you should subscribe this, okay, right? So let's meet in another video.